वेरी गुड मॉर्निंग एंड जोहार झारखंड टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे द फिफ्थ शेड्यूल एरिया और सिक्स शेड्यूल एरिया। जेपीएससी के सिलेबस में आपका जो पॉलिटी सेक्शन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे एक पोटेंशियल क्वेश्चन फ्रेम होता है। आपका प्रीलिम्स भी इस टॉपिक से क्वेश्चन सेट किए जाएंगे और इसको काफ़ी अच्छी तरीके से पढ़ना है। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पे एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और इस टॉपिक से जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकता है उसके एक दो क्वेश्चंस को करेंगे और या तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चन ऐड करेंगे जिससे कि आपका एक जो बेसिक फंडामेंटल्स के साथ साथ एक प्रैक्टिस हो कि इस टॉपिक में फिफ्थ शेड्यूल एरिया और सिक्स शेड्यूल एरिया, जिसको कि शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया के टर्म्स में पढ़ेंगे आप लोग, उससे आपको एक फैमिलियरिटी हो और कॉन्फिडेंस के साथ आप आंसर लिख सकेंगे। तो आज का टॉपिक है द शेड्यूल्ड एरियाज एंड द ट्राइबल एरियाज। सबसे पहले ये बताओ कि जो ये शेड्यूल्ड एरिया का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के कौन से शेड्यूल में मेंशन्ड है। या एक सिंपल सा क्वेश्चन से शुरू करेंगे आज कि जब भी हम लोग बात करते हैं शेड्यूल्ड एरिया या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स तो इसका क्या मतलब होता है। So what is the meaning of the scheduled tribes? What is the meaning of the scheduled area? What is the meaning of the tribal area? और हमारे संविधान में फिफ्थ शेड्यूल और जो सिक्स शेड्यूल के प्रोविजंस हैं, दो शेड्यूल जिसको आपको ध्यान रखना है कि एक द फिफ्थ शेड्यूल और सेकेंड दैट इज द सिक्स शेड्यूल। ये दोनों ही एक स्पेशल टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है, the sixth schedule। तो फिफ्थ शेड्यूल बेसिकली ना शेड्यूल्ड एरिया को डिफाइन करेगा और सिक्स शेड्यूल ट्राइबल एरिया की बात करेगा। तो ये स्पेशल टाइप के एरियाज है जहां पर जो नॉर्मल सेटअप है एडमिनिस्ट्रेशन का, नॉर्मल सेटअप है गवर्नेंस का, उससे एक स्पेशल केयर की बात की गई है कि यहां पर जो भी लोग रहते हैं उनका एक मेन स्ट्रीमिंग कम हुआ या फिर मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुआ, मतलब जो नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस है उससे कहीं ना कहीं दूर रहते चले गए और इसके लिए स्टेट एक स्पेशल जिम्मेदारी लेता है उस कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए, उस कम्युनिटी के सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। सो दैट इज व्हाई ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी इज डिवाइज्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज एरियाज। तो फिफ्थ शेड्यूल के स्टेटमेंट की जब बात करेंगे वो सब चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग जो इससे रिलेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल नंबर 244 जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस एंड कंट्रोल ऑफ द फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स शेड्यूल एरिया की बात करता है। ठीक, तो आर्टिकल 244 आप लोग पहला ध्यान रखेंगे। तो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसका पहले एक ब्लूप्रिंट देख लेते हैं ताकि आपका इस पूरा सिलेबस अच्छे से कवर हो सके और वो ये पूरा टॉपिक कवर हो सके। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि हम लोग एक बेसिक डेफिनेशन से शुरू करेंगे कि फिफ्थ शेड्यूल और सिक्स शेड्यूल का क्या मतलब होता है, किस तरह से जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, एक स्पेशल अरेंजमेंट है, वो काम करेगा। तो हम लोग फिफ्थ शेड्यूल के बारे में समझेंगे एंड देन सिक्स शेड्यूल के बारे में समझेंगे। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पूछता हूं कि हमारे इंडिया में टोटल कितने शेड्यूल्ड एरियाज हैं, कितने स्टेट्स हैं जहां पर शेड्यूल्ड एरियाज हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसी से चर्चा शुरू करते हैं कि फिफ्थ शेड्यूल का स्टेटमेंट क्या है। फिफ्थ शेड्यूल बात करता है कि द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक, फिफ्थ शेड्यूल का स्टेटमेंट क्या है ना, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ व्हाट ना शेड्यूल्ड एरियाज, एक्सेप्ट कौन से चार स्टेट्स हैं जहां पर फिफ्थ शेड्यूल स्पेशल प्रोविजन बनाया गया, मतलब सिक्स शेड्यूल एक्सेप्ट AMTM। ठीक, कि ये जो चार स्टेट्स हैं यहां पर बेसिकली जो ट्राइबल पीपल्स हैं और पूरा स्टेट्स ही बेसिकली ट्राइबल स्टेट्स हैं, तो उनके लिए एक अलग ही तरह का अरेंजमेंट है जिसको कि सिक्स शेड्यूल में हम लोग रखेंगे। लेकिन जो फिफ्थ शेड्यूल बात करेगा कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज, ये क्या है शेड्यूल्ड एरिया, इसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। एक्सेप्ट ना AMTM, AMTM में क्या क्या है, असम, मेघालय,
मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है, मिजोरम एंड त्रिपुरा। तो ये जो 4 स्टेट्स हैं AMTM, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, इसके लिए कहां प्रोविजंस है ना 6 शेड्यूल में। तो 6 शेड्यूल क्या बात करेगा ना एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ AMTM। तो AMTM के लिए स्पेसिफिक कौन कौन से हैं ना 6 शेड्यूल के प्रोविजंस है। ठीक, तो 6 शेड्यूल एक तरह से किसकी बात करेगा ना ट्राइबल एरियाज की बात करेगा। ठीक, तो अब एक जो पहला क्वेश्चन था कि व्हाट इज द मीनिंग, हाउ यू विल डिफाइन द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, मतलब दोज ट्राइब्स व्हिच आर मेंशन्ड इन द शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दे आर कॉल्ड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। है ना, समझ पा रहे हो कि जिसका प्रोविजंस या इसका डेफिनेशन, जिसका मेंशनिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस के जो 5th और 6th शेड्यूल में है, उनको क्या बोलेंगे हम लोग, शेड्यूल्ड ट्राइब्स। और अब हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक अरेंजमेंट पे चर्चा करते हैं, तब हम लोग आज के इस डिस्कशंस पे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि 5th और 6th शेड्यूल की जरूरत क्यों पड़ी। यहीं से स्टोरी को शुरू करते हैं कि व्हाई देयर इज ए नीड फॉर ए स्पेशल सेटअप और स्पेशल मशीनरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जैसे आफ्टर द इंडिपेंडेंस की बात करेंगे तो आफ्टर द इंडिपेंडेंस एक सिस्टमेटिक वे में, एक एम्पावरमेंट अप्रोच के साथ डेवलपमेंटल प्रोसेस को शुरू किया गया। लेकिन बहुत सारे ट्राइबल कम्युनिटीज, बहुत सारे एबोरिजिनल्स किनको बोलते हैं, द नेटिव पीपल्स, है ना ट्राइबल कम्युनिटी एक तरफ बोल रहे हैं, दूसरा क्या टर्म यूज करेंगे, एबोरिजिन्स या एबोरिजिनल्स। तो ये मतलब प्योरली इनका मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुआ, ये जो नॉर्मल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है उनके साथ नहीं जुड़ पाए, इनके पास जो पॉलिसीज हैं, प्रोग्राम्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं सरकार के, वो नहीं पहुंच पाया। ये आज भी ना नेचर के सिम्बायोसिस में रहते हैं, जंगल में रहेंगे, कंदमूल खाते हैं, इस तरह से जो सरकार के पॉलिसीज प्लानिंग का बेनिफिट उन तक नहीं पहुंचा। लेकिन जो वो इंडियन स्टेट्स के पार्ट हैं, तो स्टेट जो सिस्टम है उसका जिम्मेदारी है कि उनका एक प्रॉपर इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो, उनका सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो, उनको मेन स्ट्रीमिंग डेवलपमेंट के साथ जुड़ा जाए। इसलिए स्टेट स्टार्ट टेकिंग ए स्पेशल केयर फॉर दोज कम्युनिटी, दोज पीपल। तो यहां पर कहां से शुरू होगा कि क्यों जरूरत पड़ती है 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल, जिसके थ्रू एक स्पेशल अपैरेटस का, कि बिकॉज देयर वाज, पहला चीज क्या लिखेंगे कि यू कैन कॉल कि देयर वाज डिवॉइड ऑफ, और यू कैन कॉल डिवॉइड ऑफ मेन स्ट्रीमिंग डेवलपमेंट, मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि दोज पीपल्स वेर बेसिकली फार अवे, एक्चुअली दी गवर्नमेंट के पॉलिसीज, प्लान्स एंड इनिशिएटिव का रीच उन तक नहीं पहुंचा, जिसके चलते उनका इंक्लूसिव जो एसोसिएशन, एसिमिलेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। दैट इज वाई स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज टेकन बाय द स्टेट। तब हम लोग अब 5th शेड्यूल के प्रोविजंस को समझते हैं, तब हमको समझ में आएगा कि क्या स्पेशल मशीनरी है, क्योंकि हम लोग का सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का प्रोविजंस है, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में ही ये शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज होगा। ठीक, तो इसके लिए किस तरह से हम लोग प्रोविजंस को देखते हैं तो और बेटर पिक्चर क्लियर होगा। तो 5th शेड्यूल की बात करते हैं। तो 5th शेड्यूल को कैसे आप स्टडी करोगे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना, इसको कुछ बुलेट्स में आप लोग तैयार करो, कुछ पॉइंटर्स में तैयार करो, तो आपको तुरंत याद हो जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट कि 5th शेड्यूल डिफाइंस शेड्यूल्ड एरियाज। तो पहला क्वेश्चन होता है कि हु विल डिफाइन द शेड्यूल्ड एरियाज। शेड्यूल एरिया के बारे में, शेड्यूल एरिया का जो डिमार्केशन है, डेफिनेशन है, रिकॉग्निशन है, इट इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शेड्यूल एरिया कौन डिफाइन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और उस शेड्यूल एरिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा, गवर्नेंस होगा, वो इमीडिएट हेड कौन होता है स्टेट में, दैट इज कॉल्ड गवर्नर। तो गवर्नर ना प्रेसिडेंट के ऊपर में सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन थ्रू द गवर्नर उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा, उस एरिया का जो कंट्रोल है वो चलेगा। तो गवर्नर वहां पर इमीडिएट अवेलेबल होंगे। तो हालांकि जब पढ़ेंगे तो 5th शेड्यूल में फोकस किस पे रहेगा, प्रेसिडेंट पे।
और 6 शेड्यूल जब पढ़ेंगे तब फोकस किस पे रखना है, गवर्नर पे। लेकिन जो 5th शेड्यूल में पहला पॉइंट क्या है कि डेफिनेशंस ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया वो कौन करेंगे ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक, अब दूसरी बात कि ये जो शेड्यूल्ड एरिया है, इस शेड्यूल्ड एरिया का जो एरिया है, बाउंड्री है, इसका टेरिटरी है, उसको चेंज करना, उसको अल्टर करना, वो सारे कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। ठीक, लेकिन अल्टीमेट सब्जेक्ट टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो भी शेड्यूल्ड एरिया होगा वहां पर किस तरह से गवर्नेंस होगा। गवर्नेंस का मतलब क्या है कि हमारे इंडिया में कुछ भी चीज एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कि मतलब स्टेट में जो स्टेट असेंबली है वहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन हो, जिसके थ्रू पॉलिसी मेकिंग में मतलब एग्जीक्यूटिव्स में भाग बन सकेंगे, लॉ बना सकेंगे, तभी ना उनके अपने कम्युनिटी के लिए काम कर पाएंगे। सो इस तरह से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशंस के लिए यहां पर जो एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा उसके लिए एक ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल बनाया जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, टीएसी, है ना, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। तो ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल किस शेड्यूल में बनता है, 5th शेड्यूल, ये याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो टीएसी बनेगा, द ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल। तो यहां पर ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल क्रिएट किया जाएगा और उस ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में टोटल कितने मेंबर्स होंगे, 20 मेंबर्स होंगे। और उस 20 मेंबर्स में जो 15 मेंबर्स का मतलब 3/4 इनका रिप्रेजेंटेशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होगा। ठीक है, तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होने से क्या होगा कि इनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, पॉलिटिकल इंपावरमेंट होगा और उस अपने कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो पहली बात कि ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होगा, और ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल कौन क्रिएट करेगा ना, गवर्नर। गेटिंग माय पॉइंट। अब आगे बढ़ते हैं कि क्या इन एरियाज पे, जिसको शेड्यूल्ड एरियाज बोल रहे हैं, उन शेड्यूल्ड एरियाज पे स्टेट के जो लॉज होंगे, स्टेट के लॉ एप्लीकेबल होंगे क्या। तो इसको इस हेडिंग में पढ़ेंगे, एक कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और द एग्जीक्यूटिव jurisdictions of the state, executive jurisdictions of the state। ये इन भारी भरकम टर्म से घबराना नहीं है, सिंपल सा फंडा है कि हमारे पास पार्लियामेंट है जो लॉ बनाएगा ऑल ओवर द इंडिया। इसी तरह से स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है जिनका मेन काम क्या है, लॉ मेकिंग। तो जो शेड्यूल्ड एरियाज है वो स्टेट के विद इन ही होगा। तो क्या स्टेट का जो लॉ बनाया, जो स्टेट असेंबली ने लॉ बनाया, वो लॉ क्या उन शेड्यूल्ड एरियाज में भी एप्लीकेबल होगा? क्या उसका एग्जीक्यूटिव पावर उन शेड्यूल एरिया पे एप्लीकेबल होगा ना, एप्लीकेबल होगा, यस। तो पहला बात को यहां क्लियर करना है कि एग्जीक्यूटिव जुरिस्डिक्शंस ऑफ द स्टेट का मतलब जो भी लॉ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगा वो शेड्यूल एरिया पे एप्लीकेबल होगा क्या, यस होगा। तो पहली बात कि इट इज एप्लीकेबल। लेकिन चूंकि शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया एक बहुत अच्छे मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुआ, बहुत अच्छा एक मेन स्ट्रीमिंग डेवलपमेंट से कनेक्टेड नहीं हुआ, तो उनको इंपावरमेंट करना होगा, उनके लिए एफर्मेटिव एक्शंस लेना पड़ेगा, उनके लिए सोशियो इकोनॉमिक इंपावरमेंट का अपॉर्चुनिटीज उनको मेन लाइन में लाना पड़ेगा। तो यहां पर गवर्नर उनको रेस्ट्रिक्ट कर सकता है एग्जीक्यूटिव पावर्स को, या जो अप्लाई होगा वो सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, सर्टेन मॉडिफिकेशंस के साथ होगा। ठीक, तो यहां पर जो लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, इसको भी ध्यान रखेंगे कि जो लॉ बनेगा, तो मतलब जो भी लॉज इनेक्टेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, इट विल अप्लाई विथ रेस्ट्रिक्शंस, है ना, विथ रेस्ट्रिक्शंस या फिर विथ मॉडिफिकेशन या विथ लिमिटेशंस। ठीक, एक टर्म यूज करता हूं और हमेशा मैंने पहले भी बताया है, जिसको क्या बोलते हैं, रेगुलेशंस। रेगुलेशंस क्या होता है, जैसे कि जो पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए प्रेसिडेंट बनाते हैं, जैसे यूनियन टेरिटरी में बताया था, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, उसी तरह से इन शेड्यूल्ड एरियाज के लिए भी गवर्नर ना क्या रेगुलेशंस बना सकते हैं। किसके लिए ना, लेट्स से प्रोग्रेस के लिए, लेट्स से गुड गवर्नमेंट के लिए। और उन रेगुलेशंस का भी फोर्स
मतलब भी वही होगा जो एक नॉर्मल लेजिस्लेशंस का मतलब होता है, मतलब द रेगुलेशंस हैव द सेम फोर्स, द सेम इंपैक्ट एज द नॉर्मल लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये समझ में आया। तो ये बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू आपको इस 5th शेड्यूल एरिया को तैयार करना है। तो पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे ना, दिस इज द 5th शेड्यूल। लेट्स से द फर्स्ट पॉइंट इज द डेफिनेशंस ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया। हु विल डिफाइन द शेड्यूल्ड एरिया? इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नाउ उसमें अल्टरेशंस है, इमीडिएट एडमिनिस्ट्रेशन है, तो प्रेसिडेंट तो हमेशा आ नहीं सकते ना। द प्रेसिडेंट किसके थ्रू, उस किस इंस्ट्रूमेंटेलिटी के थ्रू इसको गवर्न करेंगे? थ्रू गवर्नर। सेकेंड थिंग कि पॉलिटिकल इंपावरमेंट है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन चाहिए, उसके लिए यहां पर क्या बनाया जाता है ना, ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, याद रखेंगे। और इस ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन लोगों जो मेंबर्स होंगे उनका कहां पर होगा? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब एमएलएज होंगे। तो इस तरह से इनका पॉलिटिकल कॉल या पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। थर्ड जो पॉइंट मैंने बताया कि क्या एग्जीक्यूटिव पावर जो स्टेट का है वो लगेगा क्या? यस, लगेगा। और जो भी लॉ बनाया जाएगा, मतलब लेजिस्लेटिव पावर, वो भी एप्लीकेबल होगा, लेकिन विथ नेसेसरी मॉडिफिकेशन। जो जरूरत की चीजें हैं उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कौन करेंगे? गवर्नर। उसी तरह से जो पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नमेंट के लिए रेगुलेशंस बना सकता है, कौन? न गवर्नर। तो ये सारी बातें हैं विथ रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल्ड एरिया। एक और बातें कि चूंकि 5th शेड्यूल एरिया पे बात कर रहे हैं, तो 5th शेड्यूल एरिया में मैंने क्या बोला? फोकस कौन है? न प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशंस दैट एक्सपेक्ट कि the president will create some commission that will look after about the status of the scheduled area in the country। तो हमारे इंडिया में अभी टोटल कितने शेड्यूल्ड स्टेट्स हैं, कितने स्टेट्स हैं जहां पर शेड्यूल्ड एरियाज हैं? कोई बता सकता है? ना टोटल 10 स्टेट्स हैं जहां पर पहली बात कि शेड्यूल्ड एरियाज हैं। कौन कौन से 10 स्टेट्स हैं ना? 10 स्टेट्स के लिए एक ट्रिक्स है जिसके थ्रू आप लोग याद रख सकते हैं। ACG, HJM, MOR, ठीक। इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हो कि देयर आर द 10 स्टेट्स जहां पर अभी 5th शेड्यूल एरियाज हैं। तो कौन कौन से एरियाज हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं ना? ए मतलब आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश है, तो आंध्र प्रदेश के साथ तेलंगाना अलग स्टेट बना, तो तेलंगाना में भी होगा, तो यहीं पर आप लोग याद रख लेंगे ना, तेलंगाना। देन सी फॉर छत्तीसगढ़, ठीक, सी फॉर छत्तीसगढ़, हमारा झारखंड का पड़ोसी राज्य है। उसी तरह से जी फॉर गुजरात, जी से गुजरात। एच हिमाचल प्रदेश, ठीक। जे फॉर अपना झारखंड, ठीक। एम फॉर महाराष्ट्र, एम फॉर मध्य प्रदेश, ओ उड़ीसा एंड आर राजस्थान, है ना। तो ये 10 राज्य हैं जहां पर ना 5th शेड्यूल्ड एरियाज हैं। ACG, HJM, MOR और आंध्र प्रदेश के साथ ही आप तेलंगाना याद रख लीजिएगा। तो ये पहली बात हुई। तो ये शेड्यूल्ड एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशंस ने प्रेसिडेंट को एक और जिम्मेदारी दिया कि एक कमीशन बनाए और समय समय पे कमीशन बना के देखे कि ये शेड्यूल्ड एरिया आखिर सही तरह से एक इनका मेन स्ट्रीमिंग या डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। तो अभी तक ना 2 कमीशन बनाया गया। कौन कौन से कमीशन आप लोग याद रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। एक तो UN धेवर कमीशन, तो ट्रिक्स है कि धेवर कमीशन आप लोग याद रखेंगे। ये कब ना 1960 में बना था। और एक है जिसको बोलते हैं कि दिलीप सिंह भूरिया कमीशन, या शॉर्ट में भूरिया कमीशन याद रखिएगा, भूरिया कमीशन, जिसने की अपनी रिपोर्ट 2002 में दी थी, ठीक। तो दिलीप सिंह भूरिया कमीशन और UN धेवर कमीशन 5th शेड्यूल एरिया से रिलेटेड है ना। प्रेसिडेंट ने ये 2 कमीशन अभी तक बनाया है, ठीक। तो ये 5th शेड्यूल एरिया के बारे में ये 4-5 पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखेंगे और इन पॉइंट्स को जब आप एसिमुलेट करेंगे तो आपका एक अच्छा आंसर तैयार होगा और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि 5th शेड्यूल एरिया के क्या प्रोविजंस है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है।
अब हम लोग 6 शेड्यूल को पढ़ते हैं और ये 6 शेड्यूल को पढ़ने के बाद फिर से इंटीग्रेट करेंगे दोनों कॉन्सेप्ट्स को। तो 6 शेड्यूल की ओर चलते हैं ना। जब हम लोग 6 शेड्यूल की बात करते हैं तो 6 शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज की बात की गई है और वो 4 स्टेट्स, क्या ट्रिक्स था, AMTM, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, वहां पर ना एबोरिजिनल्स हैं। पूरा स्टेट ही ट्राइबल स्टेट्स है और एबोरिजिन्स किसको बोलते हैं, जिनका और मतलब एक तरह से डीलिंक्ड हो गए, उनका थोड़ा भी मेन स्ट्रीमिंग नहीं हुआ, जो इनिशिएटिव्स है, जो प्रोग्राम्स है, जो पॉलिसीज है, वो पहुंचा ही नहीं, वो आज भी उसी कंदमूल गुफाओं में रहते हैं। तो उनके लिए और एक स्पेशल अरेंजमेंट, स्पेशल केयर की जरूरत है। तो पहली बात कि जब हम लोग 6 शेड्यूल की बात करेंगे तो 6 शेड्यूल में कौन कौन से स्टेट कवर्ड है, ट्रिक इज AMTM 6 शेड्यूल। तो 6 शेड्यूल क्या बात करेगा ना, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा, मिजोरम एंड त्रिपुरा, ट्रिक इज AMTM। तो यहां पर क्या डिफाइंड होता है, ट्राइबल एरियाज, ठीक है। और जब 6 शेड्यूल जब भी पढ़ेंगे तो फोकस किन पे होगा, गवर्नर पे। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है ना, फोकस गवर्नर पे रखना है। ये ट्राइबल एरियाज है, कौन कौन से स्टेट हैं, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। और यहां पर किस तरह से बात की गई है उसको समझिए ना। 6 शेड्यूल में एबोरिजिन्स की बात की गई है। ये एबोरिजिन्स क्या है ना, एबोरिजिन्स का मतलब कि नेटिव पीपल को बोला जाता है एबोरिजिन्स, है ना। जैसे हम लोग झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में बहुत सारे ट्राइब्स जो प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं, ठीक है। एबोरिजिन्स का मतलब जैसे आप लोग हिस्ट्री में जब पढ़े होंगे तो जब इन्वेजन्स ऑफ आर्यन शुरू होता है तो इन्वेजन्स ऑफ आर्यंस के टाइम में देयर वाज ए बैटल फॉट बिटवीन द आर्यंस एंड द्रविडियंस। यहाँ के लोकल लोगों को क्या बोला जाता था, दस्यूज, जो एकदम एक्चुअल हैं। सो दीज आर कॉल्ड द एबोरिजिनल्स, जो वहीं के बासिंदे हैं, वहीं के नेटिव पीपल हैं। तो इन स्टेट्स में एबोरिजिनल्स का ज्यादा बहुतायत है और वो एबोरिजिनल्स वो डेवलपमेंटल प्रोसेस से जुड़ ही नहीं पाए, तो उनके लिए स्पेशल मशीनरी का व्यवस्था है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल कॉल है। तो इसमें क्या बेसिकली बात की गई है ना, पहला बात कि द गवर्नर विल क्रिएट व्हाट, कि जो ट्राइबल स्टेट्स हैं उनको ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स की तरह डिफाइन किया गया है ना। तो पहला बात क्या होगा ना, द ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स। ये ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स एक एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करेगा और वहां पर लॉ मेकिंग के लिए ना एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाया जाएगा, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। पॉइंट ये है कि ये जो डिस्ट्रिक्ट है इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से हो, एक सेल्फ गवर्नमेंट की तरह, इंस्टीट्यूशंस की तरह गवर्नेंस हो। मतलब कि ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को उन पावर्स, वो सारे प्रोविजंस या अथॉरिटी दिए जाएं जिसके थ्रू एक इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करेगा। तो जब भी हम लोग एक सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो उसके पास लेजिस्लेटिव पावर होगा, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर होगा और उसके पास कुछ एक्सटेंट तक जुडिशियल पावर भी होगा, ठीक। जैसे कि हम लोग जब ग्राम पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के पास क्या एग्जीक्यूटिव पावर है, यस। क्या लेजिस्लेटिव पावर है, यस। क्या जुडिशियल पावर्स है, जैसे ग्राम न्यायालय, यस। तो यहां पर द इंस्टीट्यूशंस ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट जैसा ये लोग फंक्शन करेगा, तो यहां पर भी इन ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स को एक ऑटोनोमस फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशंस की तरह बात किया गया है। तो जो एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर क्या क्रिएट किया जाएगा ना, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएट किया जाएगा। और ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मेन काम क्या होगा ना, लॉ मेकिंग। जो भी जरूरत की चीजें होंगी, जैसे वहां पर स्कूल्स बनाना है, जैसे कोई सिविल मैटर है, लेट्स से मैरिज है, डिवोर्स है,
जिस तरह से किस तरह से ट्राइबल जो रिसोर्सेस हैं उनका किस तरह से मिनरल एक्सप्लोरेशन हो, उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल लॉ बनाएगा। लेकिन मेन मुद्दा क्या होगा इनका ना, लैंड एक्विजिशन, लैंड ट्रांसफर, इस पे मेन फोकस रहेगा। तो गवर्नर विल क्रिएट, है ना, द गवर्नर विल क्रिएट इन द ट्राइबल एरिया दैट इज कॉल्ड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स, और साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनेगा। कहीं कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट पे बहुत सारे ट्राइबल्स हैं, बहुत सारे ट्राइब्स कम्युनिटीज हैं, तो वहां पर अलग अलग के लिए रीजनल काउंसिल क्रिएट किया जाएगा। क्या होगा ना, रीजनल काउंसिल क्रिएट किया जाएगा। उसी तरह से एट द विलेज लेवल क्या क्रिएट होगा ना, लेट्स से विलेज कोर्ट्स। क्या क्रिएट होगा ना, विलेज कोर्ट्स। जो पंचायत लेवल पे जो छोटे मोटे इश्यूज होंगे उनका जो यू कैन कॉल कि जो प्रोसीडिंग्स है वो कहां पर चलेगा, विलेज कोर्ट्स पे चलेगा। और इन विलेज कोर्ट्स के ऊपर में जो हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शंस है वो रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा। हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन कैसा होगा ना, रेस्ट्रिक्ट किया जाएगा, लिमिट किया जाएगा। और ये रेस्ट्रिक्शंस कौन प्रोवाइड कर सकते हैं ना, गवर्नर। तो आप लोग देख रहे हो कि किस तरह से ये जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं वो किस तरह से एक इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम करेगा। इनके पास ना लेजिस्लेटिव पावर है, इनके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, इनके पास जुडिशियल पावर भी है। ठीक, अब यहां पर जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का जो स्ट्रेंथ की बात करेंगे, कंपोजिशंस की बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बेसिकली इसमें टोटल 30 मेंबर्स होंगे, और उस 30 मेंबर्स में से जो 4 होंगे वो क्या होंगे, नॉमिनेटेड, एंड जो 26 है वो कैसे होंगे ना, इलेक्टेड। तो आप लोग देख सकते हो कि जैसा कि एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली काम करता है, उसी तरह से जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट एरिया पे जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों तरह के मेंबर्स होते हैं। और ये नॉमिनेटेड इलेक्टेड मेंबर्स का मेन काम क्या होगा ना, लॉ मेकिंग। किसके लिए ना, जो लोकल एरियाज हैं, जो ट्राइबल एरियाज हैं, जितने भी सिविल मैटर हो, क्रिमिनल मैटर्स हो, जितने भी लेट्स से डेवलपमेंट के लिए जैसे कि स्कूल्स, कॉलेजेस, रोड्स, इस तरह की जो बातें हो, साथ ही साथ जो भी चीजें जरूरत की हो उसमें एक एडवाइजरी रोल भी प्ले करता है टू द गवर्नर। तो गवर्नर इस जैसे विलेज कोर्ट है उसके ऑर्गेनाइजेशंस में, वहां पर हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शंस लगेगा कि नहीं लगेगा उसको भी रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इससे क्या काम किया गया कि ये बेसिकली एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस की तरह काम कर सके, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस की तरह काम कर सके। सो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस को हासिल करने के लिए जो नेसेसरी पावर्स, जो नेसेसरी अथॉरिटी वो देने की कोशिश किया गया है। यही 6 शेड्यूल में बेसिकली प्रोविजंस की बात हो रही है। इसको एक सिनॉप्सिस की तरह यदि देखें कि यदि आपको 6 शेड्यूल को तैयार कर रहा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 6 शेड्यूल एरियाज को कैसे आपको तैयार करेंगे। तो पहली बात कि यहां पर फोकस क्या है ना, फोकस है गवर्नर। सेकंड, ट्राइबल एरियाज, है ना, सेकंड इज ट्राइबल एरियाज। थर्ड ना, जो स्टेट है उसको डिस्ट्रिक्ट्स में बांटा गया, जिसको कि ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में बोला जाएगा। ठीक, जिसको कि हम लोग ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। अभी जैसे हमारे इंडिया में जैसे एएमटीएम जो 4 केसेस हैं, असम, जो असम स्टेट है उसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे तो असम में 3 हैं। कौन कौन से, नॉर्थ छाछर, करबी एंगलोंग, नॉर्थ छाछर है, करबी एंगलोंग है एंड बोडोलैंड। ओके, ये 3 क्या है ना, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। कहां पर, असम में। तो उसी तरह से मेघालय में कौन कौन से ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हैं, यहां भी टोटल 3 ना, गारो, खासी एंड जैंतिया। ये आप लोग पढ़े भी होंगे हिल्स में, ज्योग्राफी में, गारो, खासी, जैंतिया। और ये गारो, खासी, जैंतिया बेसिकली ट्राइब्स के नाम है। उसी तरह से
असम, मेघालय, मिजोरम। तो मिजोरम में भी टोटल 3 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है। कौन कौन से, कोई बता सकता है? 3 डिस्ट्रिक्ट्स के नाम क्या क्या हैं? चकमा, मारा एंड लाई। ये ट्राइबल कम्युनिटीज के भी नाम है और इनके बीच में हमेशा इश्यूज रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? उसी तरह से जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा में कितना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है? 1, दैट इज कॉल्ड त्रिपुरा हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से जो हमारे पास देखें तो ये जो 4 स्टेट्स है, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उसमें टोटल कितने ट्राइबल मतलब कितने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट हमें मिला? 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट मिला। इसको याद रख लेना है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है, तो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट क्यों ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट है और इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को कैसे हासिल किया जाएगा ना, इसके लिए ना इनको लेजिस्लेटिव पावर, एग्जीक्यूटिव पावर और जुडिशियल पावर तीनों दिया गया है। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या क्रिएट किया जाता है? लेजिस्लेटिव डोमेन पे ना, दैट इज डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। क्या बनाया जाएगा? डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। यदि उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक से ज्यादा ट्राइब्स या फिर मल्टी ट्राइब्स रहते हैं तो फिर क्या क्रिएट किया जाएगा ना, रीजनल काउंसिल, है ना। तो इसके नीचे हम लोग देख सकते हैं, तो यहां पर क्या क्रिएट होगा ना, रीजनल काउंसिल। और एट द विलेज लेवल क्या क्रिएट होगा ना, विलेज काउंसिल। ठीक है, उसी तरह से विलेज लेवल पे और क्या क्रिएट होता है ना, विलेज कोर्ट, विलेज कोर्ट। तो ये यहां पर देख सकते हैं कि जब 6 शेड्यूल एरिया में ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट की बात की गई है, इसके पास एक लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर, तीनों तरह के पावर्स की बात की गई है। यहां पर जब डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है तो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में हमारे पास इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही तरह के मेंबर्स हैं, है ना। और जो विलेज कोर्ट्स है वहां पर हाई कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शंस है उसको लिमिट करने की बात की गई है। एंड हु कैन लिमिट, कौन इसको लिमिटेशन प्रोवाइड करेगा ना, अकॉर्डिंगली द गवर्नर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से द कॉन्स्टिट्यूशंस ने गवर्नर को एक जिम्मेदारी दिया है कि एक कौमी कमीशन बनाए जब जरूरत पड़ेगा, कि दैट विल लुक आफ्टर अबाउट द कंडीशंस ऑफ दीज द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट, और इन ट्राइबल एरियाज में लोगों का किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, एसिमिलेशन हो रहा है, उसके लिए ना किसको जिम्मेदारी दिया गया है, गवर्नर को। तो गवर्नर विल मेक ना कमीशन, है ना, गवर्नर विल मेक द कमीशन एज पर द रिक्वायरमेंट। उसी तरह से हम लोगों ने 2 बेसिकली शेड्यूल्स को पढ़ा, और ये जो पूरा टॉपिक है द 5th शेड्यूल और द 6th शेड्यूल एरिया, जो आपका पॉलिटी का मेंस का जो मेंशन्ड है सिलेबस है, उसको आप बहुत अच्छे से तैयार करेंगे। यहां से पोटेंशियल क्वेश्चन पूछा जाएगा, वो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे तो समझ में आएगा कि किस नेचर से आपको आंसर लिखना है। इसमें एडिशनली आपको क्या तैयार करना है, इस टॉपिक को जब आप पढ़ेंगे तो आपको एडिशनली क्या तैयार करना है ना। अब साथ में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जब आप पढ़ेंगे तो पेशा प्रोविजंस है ना, पेशा का नाम जानते हो आप लोग, आपको पेशा एक्ट 1996 ये तैयार करना पड़ेगा, पेशा 1996। उसी तरह से द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 इसको तैयार करना है। साथ में कुछ स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स बाय द गवर्नमेंट, जैसे ट्राइबल सब प्लान्स स्कीम, है ना, जैसे कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि कस्तूरबा गांधी, उसी तरह से एकलव्य स्कीम्स है, उसी तरह से और भी बहुत सारी स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ झारखंड द्वारा लिए गए हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया गया है, कुछ जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनको आपको तैयार करना है, और इस टॉपिक को अच्छे से एक अच्छा नोट्स बना लेना है। तो हम लोगों ने क्या देखा आखिर अभी 5th और 6th शेड्यूल एरियाज में, कि आर्टिकल 244 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट टॉक अबाउट a special machinery or एक special arrangement for the administration and the control of scheduled areas और tribal areas। हमारे इसके लिए 2 provisions हैं, that is called 5th schedule और 6th schedule। तो 5th schedule में schedule area की बात की गई है, एंड इस पे फोकस कौन है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 6th schedule में ट्राइबल एरिया की बात की गई है, where
ना AMTM, असम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा में, और रेस्ट ऑफ द स्टेट्स में 6 शेड्यूल की बात की गई है। तो शेड्यूल्ड एरियाज का डेफिनेशन हु विल डिफाइन, इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और शेड्यूल्ड एरिया में क्या क्रिएट किया जाएगा ना ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल, इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। और 6 शेड्यूल एरियाज में क्या क्या क्रिएट होता है ना डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, फिर रीजनल काउंसिल, फिर द विलेज कोर्ट, ये सब याद हो गया होगा। इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली का रिप्रेजेंटेशन है, जिसके के थ्रू ना पॉलिसी मेकिंग में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन हो, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट हो। साथ ही साथ हम लोगों ने और क्या बातें करी कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का थीम है कि डायरेक्टली जो प्रोविजंस है 11 शेड्यूल का, वो डायरेक्टली हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरियाज हैं वहाँ विथ नेसेसरी मॉडिफिकेशन अप्लाई किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं पेसा एक्ट, दैट इज द एक्सटेंशन एक्ट। ठीक, तो वो हम लोग पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कवर करेंगे। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, एक दो क्वेश्चंस आप लिखें और इसका आंसर लिख के कमेंट बॉक्स में सबमिट कर सकते हैं, या फिर इस पे एक और वीडियो आएगा जिसमें कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपका ये टॉपिक हालांकि छोटा है बट कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, मुश्किल टॉपिक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जैसे बनता है कि दैट की दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया devised a special machinery and special focus for the development and mainstreaming of the tribals in India. Explain the role of Panchayati Raj institutions to bringing these aspirations into reality. Explain. माने क्वेश्चंस का थीम क्या है कि एक अलग प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और उस मिशन को, उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के रोल को एक्सप्लेन करना है। ठीक, फोकस समझ में आया? तो इसको आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे। एक और क्वेश्चंस लिख सकते हैं कि दैट कि व्हाट आर द स्कीम्स, प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव्स टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर मेन स्ट्रीमिंग डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल सोसाइटी और ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया। ठीक, इसको भी आप लोग 200 या 400 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम लोग के क्लास में क्या समझे हम लोगों ने ना, शेड्यूल्ड एरियाज और ट्राइबल एरिया को समझने की कोशिश की है। ये दोनों ही अलग अलग टर्म्स है, ये आपको दिखना चाहिए। ये आपका टॉपिक मेंशन्ड है, इसलिए इसका नोट्स अलग से तैयार कर लेंगे। शेड्यूल एरिया किसकी बात हो रही है 5th शेड्यूल में, ट्राइबल एरियाज में किसकी बात हो रही है 6th शेड्यूल में, और शेड्यूल एरियाज में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल अदर देन AMTM की बात हो रही है 5th शेड्यूल में। और वहां पर हमने क्या देखा कि किस तरह से जो स्टेट के एग्जीक्यूटिव हैं, लेजिस्लेटिव जो डोमेन है, सब लग रहा है बट विथ नेसेसरी मॉडिफिकेशन। लेकिन जो ट्राइबल एरियाज है वहां पर चूंकि एब्रोजिनल्स का ज्यादा डोमिनेंस है, एब्रोजिनल्स की बहुतायत है, इसलिए वहां पर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट या ऑटोनोमस रीजन की बात की गई है। उनको लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर दिया गया है, जिसमें कि हमने देखा कि किस तरह से ना एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल काम करता है। एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही तरह का रिप्रेजेंटेशन है। साथ ही साथ जो विलेज कोर्ट्स हैं उनके ऊपर में एक फंक्शनिंग के लिए हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शंस को भी गवर्नर लिमिट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं, और भी बातें हम लोग करेंगे आने वाले वीडियोज में। और आने वाले वीडियोज में हम लोग इस टॉपिक के साथ पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स उसको खत्म करेंगे, ताकि आपका एक जो यूनिट है वो कवर हो सके। तो आज हम लोग यही क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को देखते रहें और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर के साथ इसे प्रोमोट करते रहें। धन्यवाद।